नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपका ये जो है चौथा क्लास है, चौथा दिन है। आज हम आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चौथा दिन है और लास्ट क्लास है। इस क्लास में आपको एक क्लास और लेंगे जो ऑब्जेक्टिव का कराएंगे, उसके लिए लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, उसको लाइव क्लास ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। इस चैप्टर का ये आखिरी है, संभवतः आज पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, से आपको क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन, ये सभी के बारे में पिछला क्लास में करा चुके हैं। तो अगर आप नए हैं तो पिछले वाला जो भी क्लास है उस तीनों क्लास को देखिए। उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। इससे पहले, शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजा दीजिए। ठीक है, और रेगुलर क्लास चल रहा है और रेगुलर चलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा चैप्टर, मैथ का चैप्टर चाहते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर चाहते हैं कि बायो का चैप्टर चाहते हैं। जो चैप्टर कहिएगा उसको क्या किया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पिछला क्लास में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बता चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इस सभी के बारे में बता चुके हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं, कीवर्ड बता देते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया बताए थे। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक जो है तत्व मिलकर एक नए पदार्थ बनाएगा, एक ही पदार्थ बनाएगा। दो या दो से अधिक मिलकर एक ही पदार्थ बनाएगा, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखवाए होंगे, बहुत सुंदर लगे उसमें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, चाहे अभिकारक का निर्माण होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद वियोजन बताए थे। वियोजन या अपघटन। तो वियोजन या अपघटन, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। कोई 12 यौगिक टूटकर, एक 12 यौगिक टूटकर अन्य दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक में क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताए हैं, अवकरण अभिक्रिया बताए हैं। ये सब बता चुके हैं पिछला क्लास में। आइए आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में अंतर लिखे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में और अवकरण अभिक्रिया में अंतर क्या है, बहुत इजी है। तो इसके लिए देखिए, ऑक्सीकरण को हम उपचयन कहते हैं और अवकरण को अपचयन कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये नहीं सोचिएगा कि हाँ सर नहीं पढ़ा है कि नहीं, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है, यानी हिंदी नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन यानी त्याग, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, भी क्या है, ऑक्सीकरण। जस्ट इसी का अपोजिट जो है इधर है, इधर है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इधर है इधर है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अवकरण में क्या है, ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन, तो यहाँ है हाइड्रोजन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जस्ट इसका अपोजिट है। तो ऑक्सीकरण एक याद रखिए, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो एक याद रख लीजिए, सिंपल, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मेरे साथ बोलिए, आप लोग सभी विद्यार्थी एक साथ बोलिएगा। आपको बताना खाली ऑक्सीकरण अवकरण, जल्दी कंफ्यूज करते हैं, कैसे देखते हैं समझ में आता है। चलिए तेजी में मन में बोलिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, जल्दी बोलिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, अवकरण, हाइड्रोजन का हटना
ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टि से भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आते हैं अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वही चीज है, अच्छा डबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, दहन क्या है, एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपको एग्जाम में पूछता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, दहन क्या है। तो लिखिए, देखिएगा, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है, देखिए, तरीके, चलिए चलिए, हमको लगा कुछ हुआ चमत्कार। चलो देखिए, दहन क्या है, तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, वह क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसे भी पूछता है, बताए थे भी थे कि ऊष्माक्षेपी दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो देखिए, दहन किसे कहते हैं, तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा मतलब हीट एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन क्या है, तो याद रखिएगा, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। मेरे साथ बोलिए, दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। उसे दहन, इतना लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, स्टार मार के लिखिए, उसे दहन कहते हैं। मिसप्रिंटिंग हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। दहन किसे कहते हैं, तो दहन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, दहन किसे कहते हैं, तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है, उसे दहन कहते हैं। दहन किसे कहते हैं, तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अब दहन कैसा अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, तो दहन कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ लिखा हुआ, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, पिछले क्लास में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी पढ़ा दिए थे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसके दौरान ऊष्मा का मुक्त होता है, यानी ऊष्मा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में सब बताया है, ठीक है। चलिए, तो दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, चलिए अच्छा कमेंट में बताइएगा लोग, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए लोग, जंग लगना कैसी अभिक्रिया है। देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन में, दहन के लिए आवश्यक शर्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दहन के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, दहन तो होता है, लेकिन आवश्यक क्या क्या चीज है, जो भी पीपीटी है, ये सभी पीपीटी हम अपना खुद बनाए हैं, खुद बैठ के बनाए हैं, अपना लैंग्वेज में सब लिखे हैं। इसी तरह हर चैप्टर का लैंग्वेज आपको बहुत बढ़िया तरीका से मिलेगा, पूरी शिद्दत के साथ हम मेहनत करेंगे। हमको थोड़ा इधर उधर का बात करने नहीं आता है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
तो दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो दहन के लिए सबसे पहले क्या होगा, और दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो अब आपसे कहा जाएगा कि कहिएगा सर पत्थर लिया रहा उसको जला दीजिए। तो दहन सब कुछ में आग नहीं लगता है। दहन क्या है, आग है। हर चीज में आग नहीं लगता है, जलाने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक शर्त है। अब सलाही के काठी लेके कहिएगा कि चलिए आज हम किसी का घर जला देते हैं, तो काठी से नहीं जलेगा, इसके लिए और कुछ चाहिए। ठीक है, तो दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्त है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए। वो चीज लकड़ी में आग लगा है तो कैसे लगा है, तो ये जलने वाला है तब। अब लोहा से इसको रगड़ेंगे तो थोड़े आग पकड़ेगा। तो आग पकड़ने के लिए क्या होता है, सबसे पहले दहनशील पदार्थ होना अनिवार्य है। यहाँ पर शर्त क्या है बाबू, दहनशील पदार्थ का होना, यानी पदार्थ क्या होना चाहिए, जलने वाला होना चाहिए। दहनशील पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ जलने वाला हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। यानी अगर पदार्थ जलने वाला होगा उसी को हम क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ कहेंगे। तो दहन के लिए सबसे पहले आवश्यक शर्त क्या है, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी पदार्थ जलने वाला चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी क्या होना चाहिए, जहां जला रहे हैं वहां ऑक्सीजन होना अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज नहीं जलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो वो चीज क्या होगा, नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन देखिए, आप कभी देखे होइएगा कि गांव देहात में अगर कोई मोमबत्ती जला देते हैं, ठीक है, मोमबत्ती जला देते हैं और उसको डिब्बा में पैक करके रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाता है, यानी वहां ऑक्सीजन का संपर्क हो जाता है, टूट जाता है। यानी जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज क्या होगा, नहीं जलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होना चाहिए। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए, सबसे पहले जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, वहां ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन वहां पर नहीं है तो नहीं जलेगा। ठीक है, तीसरा, ज्वलन तापमान की प्राप्ति। अब ज्वलन ताप क्या होता है, इसको लिख लीजिए। अब जब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्वलन ताप, रुकिए एक सेकंड लिखा देते हैं, एक एक चीज लिखा देंगे। ज्वलन ताप लिखना है, लिख लीजिएगा। इसको अलग से परिभाषा हो सकता है, पूछ सकता है ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप लिखिएगा, जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, जलना प्रारंभ कर दे, प्रारंभ कर दे, दोनों में कौन होगा, ये नहीं होगा, प्रारंभ कर दे उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं, ये ज्वलन ताप किसे कहते हैं, इसका परिभाषा इसको लिख लीजिए। देखते हैं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि दहन के लिए 3 को आवश्यक शर्त है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लिखने में दिक्कत हो, ऐसे तो इतना ना बोले कि उसको अभी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी जरे वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा क्या है, ज्वलन तापमान की प्राप्ति होना चाहिए। तो ज्वलन ताप उसको कहते हैं जिस न्यूनतम ताप पर
कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब आपसे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कागज लेते हैं, एक ये सलाई का काठी है, ठीक है, ये सलाई का काठी है, दूसरा ये ले लेते हैं, मान लीजिए लकड़ी है, तो इसका ज्वलन ताप अधिक होगा कि इसका ज्वलन ताप अधिक होगा? तो आप कहिएगा सर इसका ज्वलन ताप अधिक, क्योंकि ये जल्दी नहीं जलेगा, इसके जलाने के लिए और ताप की जरूरी है। ये 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर जलेगा हो सकता है, और इसका ज्वलन ताप क्या होगा? कम होगा, ये जल्दी जलेगा क्योंकि ये फटाक से जल जा रहा है, तो इसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। तो कहने का मतलब है हर पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी कहने का मतलब है, चलिए, हर पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आपसे पूछते हैं, आप ही बताइएगा, पेट्रोल ले लेते हैं और मिट्टी तेल लेते हैं, कमेंट में बताइए किसका ज्वलन ताप अधिक होगा, किसका ज्वलन ताप कम होगा। तो आपको पेट्रोल में जल्दी आग लगता है, मिट्टी तेल में भी लगता है, लेकिन मिट्टी तेल का कुछ सेकंड की अपेक्षा पेट्रोल में जल्दी लगता है। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होगा, यानी कम टेम्परेचर पर पेट्रोल का होगा, जलने लगेगा, और मिट्टी तेल थोड़ा सा ज्यादा तो एथी को जलने लगेगा। अगर एक लकड़ी ले लेते हैं, छोटी चूकी लकड़ी ले लेते हैं, वो इतना मोट के लकड़ी ले ली, इतना मोट, तो किसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा? इसका होगा, क्योंकि इसको जलने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगा, अधिक से अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा, तब ये जलेगा। ये क्या होगा? लकड़ी, ये जल्दी जलने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि हर पदार्थ का ज्वलन ताप का होता है, अलग अलग होता है। ज्वलन ताप उसको कहते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उस न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए सबसे पहले जलने वाला पदार्थ चाहिए, दहनशील पदार्थ चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और उसके बाद ज्वलन तापमान की क्या होना चाहिए? प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है, आइए कमेंट में बताइएगा। एक लकड़ी का बोटा है, ये मान लीजिए लकड़ी का बोटा है, ठीक है, माने बड़का लकड़ी का बोटा है, ये एक पतला लकड़ी है, बोलिए किसका ज्वलन ताप अधिक होगा? अधिक ज्वलन ताप बताना है, ए का कि बी का, कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, जो जल्दी जलेगा उसका ज्वलन ताप का होगा? कम होगा। जो पदार्थ जल्दी जल्दी जलेगा उसका ज्वलन ताप का होगा? कम होगा। जो पदार्थ लेट से जलेगा उसका ज्वलन ताप का होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका ज्वलन ताप अधिक होगा और इसका ज्वलन ताप का होगा? कम होगा। ये जो है मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर जलने का होगा, प्रारंभ होगा, तो ये जो है 50 से अधिक, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पर जब, एक बात बोल रहे हैं, ये एक्यूरेट बात नहीं हो रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री सेल्सियस पर जलने का होगा, प्रारंभ होगा, तो इसी को ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है? संक्षारण तो आप जानबे करते हैं, संक्षारण क्या है इसके बारे में तो लिखा है, संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी और ऑक्सीजन आदि से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, देखिए जंग लगना एक अलग चीज है, संक्षारण एक अलग है। संक्षारण यानी कोरेजन, संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु का मतलब ये नहीं खाली लोहा, लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, सब धातु के मिला के बात हो रहा है, सबके लिए यहाँ पर आवाज उठाया जा रहा है संक्षारण में। जंग लगने का बात होगा तो केवल लोहा के लिए बात कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो संक्षारण क्या है? तो संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु मतलब सब, जो ऑक्सीजन, पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी और ऑक्सीजन आदि से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? तो आप मेरे साथ बोलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो संक्षारण एक का रासायनिक प्रक्रिया कहिए जिसमें कोई धातु पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी, ऑक्सीजन
आदि से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहने में कोई दिक्कत? मेरे साथ एक बार और आपको यही पर याद होगा, ध्यान सुनिए, एक एक चीज आपको 3 लाइन 4 लाइन बोलना चाह रहे हैं। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। संक्षारण का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। यहाँ पर देख लीजिए, ये मेटल है, ये देखिए, ये लोहा है, ये वाला जो पार्ट है क्या है? लोहा है। लोहा यानी आयरन है। ये कॉपर है, जिसमें आपको ब्लू टाइप का जंग लगता है आयरन में, तो ये देखिए कॉपर है। और ये मेटल के बारे में बता रहा है, देख रहे हैं कॉपर है, यहाँ पर जिंक है, ये जो पार्ट है जिंक है, ये भी, यानी मेटल का नष्ट होना ही क्या होता है? संक्षारण होता है। कोई भी धातु हो, लोहा के अलावा और सब हो, लोहा भी हो, इस सभी में क्या होता है? नष्ट होना ही। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, इसे समझिए कि नहीं? तो लिखिएगा, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी धातु पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी, ऑक्सीजन आदि से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है, उसे संक्षारण कहते हैं। कोई दिक्कत राजा बाबू? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, संक्षारण में किसी को दिक्कत? कहीं से दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। संक्षारण क्या है? तो एक कहिएगा, हम पूछेंगे तो कहिएगा जी गुरु जी, संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई धातु, मैंने लोहा, सोना, चांदी, फालना जितना है सब का होता है, पर्यावरण में जो है उपस्थित वायु, नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नष्ट होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण का कीवर्ड क्या होगा बाबू? नष्ट होना। धातु का संक्षारण का मतलब है, समझ आइए, धातु का नष्ट होना। धातु का नष्ट होना संक्षारण। छोटा सा वर्ड में याद कर लीजिए, धातु का क्या होना? नष्ट होना। तो कैसे नष्ट होता है तो बताइए, देखिए कहिएगा सर, हमारा अगल बगल पर्यावरण में उपस्थित रहता है कथी? वायु, नमी और ऑक्सीजन, ठीक है। तो संक्षारण किसी को याद करने में दिक्कत? आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। और जो भी नए विद्यार्थी जिनके भाई बहन अगर सीबीएसई में पढ़ता है, द नेक्स्ट रैंकर, इसी तरह आपको क्लास वहां पर मिलेगा। चलिए, अब देखिए, संक्षारण का ये पार्ट है, जंग लगना संक्षारण है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संक्षारण का मतलब वो में सब आ जाएगा। संक्षारण का मतलब क्या है? वो में सब आ जाएगा। अगर कोई खानदान के बारे में बोलता है तो उस पूरा खानदान का बात आ जाएगा। नहीं सुनते हैं, भोजपुरी गाना चलता है, कोई बोलेगा उसका पूरा खानदान का मुंह नोच लेंगे, जो हमारा देवर को बोलेगा, ऐसा ही कुछ होता है समथिंग। चलिए, जंग लगना, तो यह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें लोहा, स्पेशल जंग लगना किसके लिए स्पेशल आएगा? लोहा के लिए आएगा। जंग लगना स्पेशल किसके लिए आएगा? लोहा के लिए, ठीक है। वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें लोहा पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी आदि से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगते हैं, उसे जंग लगना कहते हैं, ठीक है। जंग लगना किसे कहते हैं? तो वही संक्षारण वाला है, तो उसमें सभी धातु है, इसमें स्पेशल का है लोहा है। वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें लोहा पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी आदि से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लोहे पर लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। जंग लगना यानी लोहा के, देखो ये लोहा का होता है, लोहे पर लाल भूरे रंग का क्या हो जाता है? परत चढ़ने लगता है, जिससे वो क्या होता है? नष्ट होने लगता है, नहीं? तो जंग लगना का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है, जो जम जाती है, ठीक है। जंग लगना एक क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना कौन है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और दहन का भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, याद रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव भी आई है, मार लीजिए, भी आई आएगा 100%। चलिए, जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की Fe में जो है वह क्या करता है? लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, Fe2O3 बनाता है, यानी ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, यही नहीं समझा है? ऑक्सीजन अगर किसी चीज में, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जंग लगना कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और चीज, जंग लगना एक धीमी दहन प्रक्रिया है। अब धीमी दहन प्रक्रिया कह दिया बाबू,
तो बताओ तो जंग लगना और कौन अभिक्रिया है, जल्दी बताओ। चलो कमेंट में बताना, ठीक है। अभी हम पूछते हैं, इसको क्वेश्चन बना के पूछते हैं, ठीक है। तो जंग लगना किसे कहते हैं? तो जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी आदि से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। जंग लगना में क्या होता है कि लोहे के परत पर एक भूरे रंग का होता है, परत चढ़ जाता है। लोहे के जो भी वस्तु है उसको भूरा रंग का हो जाता है, परत चढ़ जाता है। दहन क्या है? एक सॉरी, जंग लगाना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और क्वेश्चन इस पर हम आपसे पूछने वाले हैं, यहाँ पर जगह है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा ऐसे, जंग लगना, जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, यही क्वेश्चन रहेगा। आप तो कहिएगा सर ऊपर तो लिखल है, यहाँ पर हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 में कथी रहेगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन डी में रहेगा ए और बी। चलिए बताइए कौन होगा? हाँ, ये वो अपना से दे देता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। कमेंट में बताइएगा जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या ए और बी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 100% कीजिएगा कमेंट, बिल्कुल कीजिएगा। चलिए प्रोमिस। अगर आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो अगला क्लास में आपको हम बहुत सुंदर एक शायरी सुनाएंगे, बहुत खतरनाक शायरी सुनाएंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा। अब आइए, दूसरा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए सब ये अपना लैंग्वेज में, आपको आराम से था। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या हो रहा है? अधिक क्रियाशील। आपको एक सौर क्रियाशीलता समूह तो पता नहीं, आगे हम बता देते हैं क्रियाशीलता समूह क्या है। अब ऐसे समझिए, पहले याद कर लीजिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए, इसका एक बहुत खतरनाक जो है हम एग्जाम्पल देने वाले हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, क्या है बाबू? अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ऐसे समझिए, एकल विस्थापन एक अच्छी खासी फैमिली में किसी तीसरे आदमी के आ जाना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए, आज के समाज में ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, छोटा है तो अम्रपाली का नाम सुने होंगे, ये भोजपुरी एक्ट्रेस है। यहाँ निरहुआ भैया है हमारे, और ये मनसा उनका पत्नी का नाम है। ये दोनों का जीवन अच्छा है, देखने से शादीशुदा आदमी है। अब जो है अम्रपाली जो है, ये मनसा से का है अधिक क्रियाशील है, यानी अधिक क्रियाशील का मतलब अधिक स्मार्ट होगी, अच्छा होगी। अब निरहुआ भैया इसको क्या कर देते हैं? इसका निरहुआ का चक्कर इससे है। अब ये इसको कहेगी तुम हटो, ये हट जाती है, और यहाँ जोड़ी बन जाता है निरहुआ प्लस अम्रपाली, और मनसा जो है बेचारी रो रही है कि नहीं। यानी कहने का मतलब अच्छी खासी फैमिली में किसी तीसरे को आ जाना एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो देख लीजिए, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही है
कि निरहुआ और ममता का जो जोड़ी है, निरहुआ भैया है कि नहीं, और अम्रपाली भी आती है, ये अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब ये ज्यादा स्मार्टनेस है, 10 किलो पाउडर पुतलो होगी कि नहीं। अब निरहुआ भैया इस पर फिदा हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, इनको छोड़ने के लिए है। लेकिन कानूनी तौर जो भी हो, तो इनका एक जोड़ी बन गया, ये क्या हो गया, इनको उस जोड़ी से हटना पड़ा। उसी को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये ऐसे पता है, एग्जाम में लिखिएगा नहीं, एग्जाम में ये लिखिएगा। चलिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके पापा श्री आ गए, आपका पापा श्री का है, आपसे अधिक पावरफुल आदमी, तो आपको क्या होगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है, ये जो है ये दोनों का है, दोस्त है लोग, आपस में बात चल रहा है, बहुत अच्छी खासी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात कर रहे हैं लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये कॉपर जो भाई साहब है, ये इनसे क्या है, कम क्रियाशील है, इनका क्षमता कम है, ये बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आयरन जो है इनको आया, कहा तू भागो हटो, अब ये इनका गर्लफ्रेंड के ही ले लिए, ये बेचारे क्या हो गए, आपको सिंगल रहने लगे। इसी को हम कहते हैं कल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया का यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर है या AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है, और ये कॉपर नाइट्रेट बना रहा है। कैसे हो रहा था, यहाँ ध्यान दिया, थोड़ा सा क्रियाशीलता समूह अभी हम बता देते हैं, थोड़ा सा बने रही। ठीक है, ये जो Ag है, Ag का है कम क्रियाशील है, क्रियाशीलता समूह में इसका स्थान क्या है, कम है, ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, इसको कहेगा तू हटो यहाँ से, चलो हटो हटो, साइड हटो, तो साइड हट जाएगा। और कॉपर का होगा NO3 से क्या होगा, रिएक्शन करके एक मेटल बना कंपाउंड बनाएगा, और Ag भाई साहब अकेले रह जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है एकल विस्थापन अभिक्रिया, कि हाई क्रियाशील एलिमेंट आएगा और कम क्रियाशील एलिमेंट को कहेगा यहाँ से जाओ। ठीक है, चलिए, क्या बाबू, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो गो फैमिली है, ऐसे समझिए, दो गो फैमिली है, दोनों खुशी खुशी से अपना अपना कहीं रह रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या हुआ, एक बैग दोस्ती हो गया। क्या हो गया, दोस्ती हो गया। अब उनका घर टूट के उसके साथ, उसका टूट के उसके साथ, यही होता है। क्या होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय माने दो गो, अब विस्थापन माने दोनों एक दूसरे से हट जाना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करता है और नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहता है। यहाँ पर X और Y है, ये दोनों आपस में अच्छा था, ये AB है, दोनों में दोस्ती हुआ, ज्यादा हुआ। अब ये X जो है इसको लाइक करने लगा, और ये Y जो है इसको लाइक करेगा, तो क्या बनाएगा, XB बना दिया और AY बना दिया, अलग अलग हो जाएगा। उभय विस्थापन, उभय माने दूगो, विस्थापन माने अलग, यानी दो का ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या करेगा, चेंज कर लेगा। इसी को हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट है, सोडियम और सल्फेट, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। अब ये सोडियम जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव की तरह का होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये सोडियम जो है इससे इसका मन भर चुका है, ये क्लोरीन के साथ चल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर छूट गया है, छूटा नहीं है बाबू, ये मिसप्रिंटिंग हो गया होगा, NaCl है, NaCl। हाँ, चलिए, तो ये जो सोडियम है, सोडियम है किसके साथ हो जाएगा, चलिए, ये सोडियम जो है किसके साथ चलेगा, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और वही चीज बेरियम है, बेरियम क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव का, तो इससे इसका क्या होगा, मन भर गया, तो ये SO4 के साथ आ जाएगा।
बेरियम सल्फेट बना देगा। यानी दोनों अपने आयन को क्या कर पार्टनर को चेंज कर दे रहा है। यही क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। दो दो कपल है, अपने पार्टनर को चेंज करना ही क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। ऐसे कहिए एक पॉजिटिव मेटल, ये नॉन निगेटिव है, वो इसका अपने आयन बदल ले रहा है, सिंपल समझिए ना, दूसरा कुछ खास नहीं है। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस वाला निगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव इस वाला इसके साथ हो जाएगा। यही हो जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे याद कीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसे याद कीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। अच्छा, अवक्षेपण में क्या होता है, अवक्षेप देखे हैं नहीं देखे हैं, हम बताते हैं। अगर आपके घर में मम्मी या दादी घी निकालती नहीं है दही में से, तो दही को देखिए खूब मथेगी, मथने के बाद क्या होगा, उसमें से एक लेई टाइप का निकलेगा, घी निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, मही बेचाता था, दही को खूब मथा जाता था और उसमें से कुछ निकलता था, उसको हटा के जो निकलता है उस टाइप का, उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में, एक और चीज बताए, दूध देखिएगा फट जाता है, दूध फट जाता है, इसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर दूध फट जाता है तो देखिएगा उसमें से लेट मतलब पूरा दूध का जो क्या कहा जाता है, उसको खोआ जो है अलग हो जाता है, पानी का हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यही जो खोआ का अलग होना ही का है, अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब बाद में है ना, दो चीज रखे और बाद में रिएक्शन हो गया, जैसे दूध में क्या करता है, दूध है मान लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा छेना का पानी रखते हैं, बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से छेना का हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, पानी का हो जाएगा अलग अलग हो जाता है। तो जो छेना का अलग होना है वही क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। इस प्रोसेस को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वही वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक, पृथक मतलब अलग हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मेरे साथ बोलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया का। जैसे सोडियम क्लोराइड और AgNO3 का रिएक्शन करिएगा तो AgCl जो है, अवक्षेपण को हम नीचे के डाउन के मात्रा से दर्शाते हैं, यानी ये पृथक हो जाएगा और नीचे पेनी में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो AgCl और NaOH बन गया, और यहाँ पर देखिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण हो गया, AgCl का क्या हो गया, अवक्षेपण हो गया, नीचे पेनी में क्या हो गया, बैठ जाना। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम अभी बताएं, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जब अवक्षेपण अभिक्रिया होगा तो आपको सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा, पेनी में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, इसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, माने इधर अभिकारक इधर प्रतिफल, अभिक्रिया के बाद ऐसे भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया के बाद प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। घोल, विलयन मतलब घोल होगा, मैंने पूरा घोल होगा, उसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सीधे हट जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हो गया आपका आज का क्लास, इतना ही। अगले क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव लाइक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आप ही लोग को उम्मीद है अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा,
मैंने अपनी लाइफ का जितना कमी नहीं है सब लगा दिए हैं। अब आपके ऊपर है हमको आगे कैसे ले चलना है। आप जितना थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम फुल सपोर्ट करेंगे। कहिए इस सब का स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे आपको, लिखने में अगर दिक्कत होता होगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है।